आज का पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ NH3 and NF3, out of NH3 and NF3, which one has higher dipole moment? Which one has higher dipole moment? ये आपको बताना है बेटा, NH3 और NF3 में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप देखिए। एक तो आपको दिया है NH3, तो आप ज्योमेट्री बनाओ NH3 की, NH3, N पे एक लोन पेयर। ठीक है, दूसरा आपको क्या दे रखा है, NF3, NF3 और ये लोन पेयर। ठीक है, अब इनमें डायरेक्शन लगाओ डाइपोल की, तो वो आपको पता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो N पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज, H पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, तीनों साइड ऐसा ही होगा। तो डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, और बेटा इस डायरेक्शन में क्या होता है, एटम टू लोन पेयर। बेटा दो बच्चों ने रोल नंबर नहीं लिख रखे, एक तो अरविंद, बेटा आप रोल नंबर क्यों नहीं लिखते, अरविंद पायल रोल नंबर लिखो अपना साथ में। और अभी अभी पोरस भी आया है क्लास में, पोरस बेटा रोल नंबर लिखो अपना। मैं 2 मिनट वेट करती हूँ, दोनों को रिमूव कर दूंगी नहीं अभी क्लास से, दोनों रोल नंबर लिखो। मैम आपने जो कल 2 पेजेस भेजे थे उनको एक्सप्लेन करोगे? हाँ बेटा अभी वही कर रही हूँ मैं, देखो शुरू कर दिया है। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी कंप्लीट करूंगी चैप्टर को मैं आज। तो ये NH3 है और ये हमारा NF3 है, ये हमारी डायरेक्शन होगी डाइपोल की NH3 में। आप सभी को पता है नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। अब NF3 पे आ जाओ, अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन और फ्लोरीन की, तो इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, आप सबको पता है। तो F पे कैसा डाइपोल आएगा, नेगेटिव, तो N पे कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव। तो अब इन तीनों की डायरेक्शन क्या होगी भाई, N से F, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इसकी क्या होगी, एटम टू लोन पेयर। ठीक है, सभी बच्चे ये तो कर ही लेंगे, कई बार ये टॉपिक हमने कर लिया है। तो अब आप इसका रिजल्टेंट डाइपोल निकालो बेटा, NH3 का और NF3 का। तो आप देख सकते हो NH3 में सारी डायरेक्शन आपकी क्या है, सेम है, सेम डायरेक्शन है। लेकिन NF3 में क्या है, NF3 में अपोजिट डायरेक्शन है। NF3 में सेम डायरेक्शन थी, सॉरी NH3 में, और NF3 में अपोजिट डायरेक्शन है। बेटा अभी एक बच्ची आई है मेरी क्लास में, वर्षा यादव। वर्षा कोई है ही नहीं मेरी क्लास में भाई, या तो अपना नेम चेंज करे बेटा, वर्षा यादव। हाँ भी कौन बच्चा है ये वर्षा यादव के नाम से, किसी का भाई बहन हो कोई और? वर्षा यादव बेटा, टाइम वेस्ट, जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट मत करो मेरा। मैम निशांत हूँ। अच्छा निशांत, ठीक है, कर लिया चेंज, ओके। म्यूट कर लो खुद को। निशांत रोल नंबर लिख। तो ये हो गया आपका सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, सभी कर लोगे। तो अब आप बता दो म्यू नेट किसका ज्यादा होगा। ये डायरेक्शन तो अपोजिट है, इस तरह से है बेटा, है ना, तो दे आर स्लाइटली कैंसिल आउट ईच अदर। लेकिन अगर इसमें मैं डायरेक्शन की बात करती हूँ तो सभी की डायरेक्शन क्या है, आप देख रहे हो एक ही तरफ है, इसकी इधर है, इसकी इधर है, इसकी भी इधर है, इसकी भी इधर है। देखो मैंने 2 एरो लगाए, ये इसकी भी ऐसे है, इसकी भी ऐसे है, इसकी इधर है, इसकी इधर है। तो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्शन की बात करती हूँ तो बताओ, यहाँ पर तो फिर भी स्लाइटली कैंसिल आउट हो जाएगा, बट क्या यहाँ पर होगा NH3 के केस में, नहीं होगा। तो अब बताओ म्यू नेट किसका ज्यादा होगा, बोल दो आंसर भाई। नेट डाइपोल मोमेंट 0 तो किसी का भी नहीं होगा, लेकिन ज्यादा किसका होगा, NH3 का या NF3 का, बोलो बेटा। डायरेक्शन सब में सेम इसमें है ना, इसमें फिर भी एक डायरेक्शन अपोजिट है, तो ज्यादा किसका होगा डाइपोल मोमेंट। यहाँ तो फिर भी कुछ कैंसिल आउट होगा, बट यहाँ बिल्कुल भी नहीं होगा।
तो म्यू नेट आपका किसका ज्यादा होगा? आवाज सुनाई दे रही है? बोलिए बेटा। NH3 NH3 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू NF3। ओके, ये सबने कर लिया होगा। मैंने कल ये पेज भेज दिए थे, किसी का फिर भी नहीं हुआ तो उन पेजेस में से कर लेना। अब मुझे थोड़ा सा सिलेबस खींच के करवाने दो बेटा। चैप्टर 5 भी करवाना है, 6 भी करवाना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है न्यूमेरिकल का आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, इसको निकालने का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? तो परसेंट आयोनिक कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है परसेंट आयोनिक कैरेक्टर, इट इज इक्वल टू यू ऑब्जर्व्ड डिवाइड बाय यू थ्योरेटिकल। एक तो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट और एक आपका थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इनटू में 100। अब जो आपका यू ऑब्जर्व होता है ना, ऑब्जर्व का मीनिंग एक्सपेरिमेंटल है, ये कैसा है? एक्सपेरिमेंटल है। अब जो आपका ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट होगा या एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट होगा, ये तो एक्सपेरिमेंट से निकलेगा, तो ये हमेशा आपको गिवन होगा, इट इज ऑलवेज गिवन। आपको यू ऑब्जर्व हमेशा गिवन होगा। बच्चे सिर्फ 29 है क्लास में, कहाँ है बाकी बच्चे? तुम्हें तो डेली खींचना पड़ता है, तब तो क्लास में आते हो। चलो देखती हूँ बाद में, कोई भी क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, मुझे ध्यान है कौन कौन बच्चा है मेरी क्लास में फिलहाल। तो यू ऑब्जर्व आपको हमेशा न्यूमेरिकल में गिवन मिलेगा, बस आपको क्या निकालना है? यू थ्योरेटिकल निकालना है। क्या निकालना है आपको? यू थ्योरेटिकल निकालना है, ठीक है। तो करें शुरू। पहला एग्जांपल मान लो मैंने लिया, हमें यू थ्योरेटिकल निकालना है, बाय चांस हमने मान लिया HCl मॉलिक्यूल का। किसका? HCl मॉलिक्यूल का। तो आप सबको पता है HCl मॉलिक्यूल में डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। H एटम पे स्लाइड पॉजिटिव पोल आएगा और Cl एटम पे स्लाइड नेगेटिव पोल आएगा, ठीक है। अब पहले इसकी यूनिट निकाल लेते हैं, यूनिट, ठीक है। तो आपको पता है चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में लोगे ESU में। आपको पता है ना U इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू D। तो हम Q क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज यहाँ पे क्या होगी? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके, चार्ज की यूनिट यहाँ पे ESU में होगी, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है ESU में। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है ESU में? 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU। कूलम्ब में तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। बट हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखना है ESU में। तो ESU में क्या चार्ज होता है? 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर -10 ESU। हो गया? कर लोगे? अब इसके बाद आगे आप देखिए U इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू D। Q तो आप यहाँ पे लोगे ESU में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में, और D बेटा आप यहाँ पे लोगे सेंटीमीटर में। D आप किस में लेंगे? सेंटीमीटर में लेंगे। हो गया? तो अब इसकी आप यूनिट निकाले, यूनिट क्या बनेगी बेटा? ESU इंटू सेंटीमीटर, ESU इंटू सेंटीमीटर, ESU इंटू में सेंटीमीटर, ये आपका इक्वल होता है डेबाई के। किसके इक्वल होता है? डेबाई के इक्वल होता है, ठीक है। या आप ये कह सकते हो 1 ESU किसके इक्वल होता है? 10 की पावर 18 डेबाई के। 1 ESU किसके इक्वल होता है? 10 की पावर 18 डेबाई के इक्वल होता है, ठीक है। ये CGS यूनिट हुई इसकी। तो डाइपोल मोमेंट को हम किस में निकालते हैं? डेबाई में निकालते हैं, ESU इंटू सेंटीमीटर। और 1 ESU किसके इक्वल है? 10 की पावर 18 डेबाई के इक्वल है, ये आप ध्यान रखना। ओके, चलो अब इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। इससे बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं वैसे, जो टॉपिक में करवा रही हूँ ना, बट फिर भी आप देख लो एक बार, सिलेबस में तो है ही। तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आपको यहाँ पे गिवन है यू ऑब्जर्व 1.03 डेबाई, कैपिटल D से लिखते हैं।
आपको गिवन है U ऑब्जर्व 1.03 बाय 4 HCl मोलिक्यूल, 4 HCl मोलिक्यूल, ठीक है। और आपको HCl की बॉन्ड लेंथ भी गिवन है, आपको HCl की बॉन्ड लेंथ भी यहाँ पे गिवन दी है 1.275 एंगस्ट्रोम। आपको पता है A की पावर 0 इसका मीनिंग क्या होता है, एंगस्ट्रोम। तो यूनिट इसकी बॉन्ड लेंथ गिवन दी है 1.275 एंगस्ट्रोम। आपको ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट गिवन दिया है और आपको HCl की बॉन्ड लेंथ गिवन दी है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए आगे क्या करेंगे। आर्यन बेटा फाइनल हो गया, यही पढ़ेगा ना, अब तो फीस भी आ चुकी कल। आर्यन आपसे पूछ रही हूँ बेटा। मैं कह रही हूँ अब तो फाइनल यही पढ़ेगा ना। ओके बेटा, तो अब क्वेश्चन करो सारे। आपको U ऑब्जर्व गिवन है 1.03 डाइपोल HCl मॉलिक्यूल का, HCl की बॉन्ड लेंथ आपको दे रखी है 1.275 एंगस्ट्रोम। तो अब आपको इसकी हेल्प से क्या निकालना है, अब इसकी हेल्प से आप निकालो परसेंट आयनिक करेक्टर। तो पहले आपको U थ्योरेटिकल निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा, Q इंटू डी, Q इंटू डी। तो आप सबको पता है Q, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 4.8 इंटू 10 की पावर, अभी करवाया था आपको, 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU। इंटू में डिस्टेंस तो आपको दे रखा है यहाँ पे 1.275, ये एंगस्ट्रोम है, क्या है, एंगस्ट्रोम। इसे कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, हम यहाँ डिस्टेंस सेंटीमीटर में लेंगे ना, तो आपको पता होना चाहिए 1 एंगस्ट्रोम इक्वल होता है 10 की पावर -10 मीटर के, या 10 की पावर -8 सेंटीमीटर के। तो इनटू में क्या हो गया 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, ठीक है। डिवाइड बाय किससे डिवाइड होगा भाई, 10 की पावर -18 से, पीछे बताया था ये क्यों होगा, अभी आपको करवाया था मैंने ये, तो ये कैंसिल भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 4.8 की और 1.275 की, ये आपका U थ्योरेटिकल आ गया। अब आप परसेंटेज निकाल दो आयनिक करेक्टर की। तो U ऑब्जर्व तो आपको दे रखा है 1.03, U आयोनिक कितना हो गया 4.8 इंटू 1.275, ये U थ्योरेटिकल है, इंटू में क्या कर दिया 100। तो ये आपकी परसेंट आयनिक करेक्टर निकल गया, अप्रोक्स ये आपका 17% के आसपास आ गया, अप्रोक्स ये आपका आएगा 17% के आसपास। तो आपको एक का डाइपोल मोमेंट गिवन होगा और एक का आपको निकालना पड़ेगा Q इंटू डी करके, ठीक है। डिवाई में आपको इसको कन्वर्ट करना है, ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखना भाई। अब ये चैप्टर 4 मैंने पूरा 1 महीने में खत्म किया बेटा, बहुत टाइम लग गया मेरा इस चैप्टर में। अब जो अगला चैप्टर है ना, स्टेट ऑफ मैटर है चैप्टर 5। अब तक तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे बेटा, ठीक है, अब तक हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, अब हमारी फिजिकल केमिस्ट्री शुरू हुई है, और फिजिकल केमिस्ट्री में हमें न्यूमेरिकल्स के टॉपिक भी करने होते हैं, ठीक है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी फिजिकल केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल के टॉपिक भी हम इसमें करेंगे। कुछ एक टॉपिक हमारे डिडक्ट हुए हैं इसमें, आप लोगों ने सिलेबस देखा है, तो चैप्टर 5 में कुछ टॉपिक डिडक्ट हो गए, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, लिक्विड स्टेट, लिक्विफिकेशन, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। तो भी जो टॉपिक आपके बेटा निकल गए हैं ना, उनको अभी फिलहाल मैं नहीं करवाऊंगी, क्योंकि अब मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि उनको दोबारा करवाऊं मैं। अब जो आपके सिलेबस में है, जो पेपर में आएगा, सिर्फ वो हम करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ अब चैप्टर नंबर 5 हम कंटिन्यू करते हैं शुरू, स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल केमिस्ट्री आज से हम शुरू कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक हमने कंप्लीट किया। डालिए हेडिंग, चैप्टर नंबर 5 ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। स्टार्टिंग का पोर्शन आप लोगों को आता है, तुम लोग कई सालों से पढ़ते आ रहे हो, सॉलिड लिक्विड गैस, तो मैं ज्यादा टाइम इसमें खराब नहीं करूंगी। फिजिकल केमिस्ट्री आज से हम शुरू कर रहे हैं,
chapter number 5, that is state of matter. State of matter. ठीक है, ओके, स्टेट ऑफ मैटर हम पढ़ेंगे। करें शुरू। तो सबसे पहले बेटा स्टेट ऑफ मैटर, मैटर आपको पता है क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, हैव डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम, उसको हम बोलते हैं क्या? मैटर। मैटर की जनरल आपकी 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब आप सबको इनके डिफरेंस आते हैं, मैं फिर से नहीं करवाऊंगी, सबको पता है सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, तो ये सब अब मैं आपको बार बार नहीं करवाऊंगी। बस आपको इतना करना है, कोई भी सब्सटेंस है वो सॉलिड कब कहलाता है? व्हेन इट्स मेल्टिंग पॉइंट, व्हेन इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज अबाव रूम टेम्परेचर। जब किसी का सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट होता है अबाव रूम टेम्परेचर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, लिक्विड में क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट इज बिलो रूम टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट इज बिलो रूम टेम्परेचर। ओके, और थर्ड आपका बचा गैस। गैस का बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये भी लिख लो, इसमें बॉइलिंग पॉइंट होता है अबाव रूम टेम्परेचर। और अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस का बॉइलिंग पॉइंट होता है बिलो रूम टेम्परेचर। आप सबको पता है हम स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर कितना मानते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस, या ये कह सकते हो 298 केल्विन। 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। ठीक है बेटा, तो अब मैं डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी सॉलिड, लिक्विड और गैस के। आपकी बुक में दे रखे हैं चैप्टर 5, जैसे आप निकालोगे तो आपको फर्स्ट पेज में डिफरेंस दिख जाएंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के, उन्हें आप खुद पढ़ लेना। आप सब ने 9th क्लास में पढ़ रखे हैं, 11th में भी करे हैं चैप्टर 1 में। ठीक है, तो अब मैं आगे करवाना शुरू कर रही हूँ। तो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है अबाव रूम टेम्परेचर, लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट भी होता है बिलो रूम टेम्परेचर, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट होता है अबाव रूम टेम्परेचर, और गैस का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? बिलो रूम टेम्परेचर होता है। ठीक है, और रूम टेम्परेचर कितना होता है बेटा? माइक बंद रखो। 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब 298 केल्विन। अब आप सबको पता है इन 3 स्टेट के अलावा मैटर की 2 और स्टेट होती है। फोर्थ इज प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होती है? सुपर हीटेड स्टेट, बहुत ज्यादा गर्म होता है। सुपर हीटेड स्टेट प्लाज्मा। सन में प्लाज्मा होता है, मून में प्लाज्मा होता है, इसलिए वो ग्लो करते हैं। तो प्लाज्मा सुपर हीटेड स्टेट होती है। और 5वां आप लोगों ने पढ़ रखा होगा पहले, बीईसी। बीईसी इसकी फुल फॉर्म बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बीईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बीईसी क्या होता है? सुपर कूल्ड स्टेट, बहुत ज्यादा ठंडा। प्लाज्मा तो होता है सुपर हीटेड स्टेट, बहुत ज्यादा गर्म होता है। और जो बीईसी है वो सुपर कूल्ड होती है, बहुत ज्यादा ठंडी स्टेट होती है। तो ये टोटल आपकी 5 स्टेट है मैटर की, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आना, बस इतना ही आपको इनको पढ़ना है। बताओ भाई, ये हो गया सभी का? बोलो बेटा। यस Yes, ma'am. मैम। ओके, आसान आसान सी बातें हैं। Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। मैं इसके आगे, बेटा फिजिक्स में कितने बच्चे यही होते हैं? 32 26. यस मैम, इतने ही होता है। कितने होते हैं? ठीक है बेटा, चलिए अब आपको नेक्स्ट टॉपिक करवा रही हूँ, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स वर्सेस थर्मल एनर्जी। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स वर्सेस थर्मल एनर्जी। तो बेटा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी को हम कंपेयर करेंगे फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
तो अब देखिए बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है। ये एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो मॉलिक्यूल को आपस में बांध के रखता है, जोड़ के रखता है, ठीक है। तो व्हाट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, the force of attraction between the molecule which bind the particles with each other। आप सभी को पता है इसका मीनिंग तो बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्स तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो पार्टिकल को आपस में बांध के रखता है, ठीक है। सभी को पता है इसका, तो बोलो भाई। अब आप इंटरमोलिकुलर फोर्स हाईएस्ट किस में होता है, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में? सॉलिड। सबको पता है ये बात, उससे कम लिक्विड और उससे कम गैस। अब हम बात करेंगे थर्मल एनर्जी की। थर्मल एनर्जी, थर्म का मीनिंग होता है हीट। हमने किसी चीज को हीट किया तो उससे उसकी एनर्जी बढ़ी। हीट करने पर क्या होगा, पार्टिकल दूर दूर जाएंगे। तो थर्मल एनर्जी वो एनर्जी है जो पार्टिकल्स को दूर दूर रखती है। जितने पार्टिकल ज्यादा दूर है उतने ही ज्यादा उसकी थर्मल एनर्जी है। इट इज द एनर्जी which kept the particles far apart from each other, ये वो एनर्जी है जो पार्टिकल को एक दूसरे से दूर दूर रखता है। इट इज द एनर्जी विच केप्ट द पार्टिकल फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ये दूर दूर रखेगा पार्टिकल को, ठीक है। तो जितना ज्यादा पार्टिकल दूर होगा उतनी ज्यादा थर्मल एनर्जी होगी, ठीक है। तो आप बताओ, सॉलिड, लिक्विड और गैस में से सबसे दूर दूर किसके पार्टिकल रहते हैं? गैस के। मतलब गैस में सबसे ज्यादा है थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी का ऑर्डर उल्टा हुआ, सबसे हाईएस्ट गैस में, उससे कम लिक्विड में और उससे कम सॉलिड में। तो अब टॉपिक ये था कि इंटरमोलिकुलर फोर्स और थर्मल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो बेटा बताओ, ये दोनों डायरेक्ट में अप्लाई होगी या इनवर्स में? बोलो, ये दोनों इनवर्स में। इनवर्स में। सबको समझ में आ गया ना? तो आप सब लिख लें, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स वो अपोजिट में लाई करेगा थर्मल एनर्जी के, ठीक है बेटा। इंटरमोलिकुलर फोर्स अपोजिट में लाई करेगा थर्मल एनर्जी के। ओके, ये टॉपिक सभी कर लें। अब इसके बाद रब कर दूं, हो गया? यस मैम। चलो कर लो, मैं धीरे धीरे रब कर रही हूँ तब तक ऊपर का। अब आप लोगों को ध्यान होगा, मैं बार बार नाम लेती हूँ, वान डेर वाल फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स। अब ये सब मैं आपको सिखाऊंगी बेटा। आपका नहीं चल रहा क्या? एक बार इसको स्विच ऑफ करके ऑन कर ले जा। देखिए बेटा, हेडिंग डाल लो, टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। बेटा प्लीज म्यूट रखो। टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, बड़ा आसान सा टॉपिक है, मिनटों में समझ जाओगे। इंटरमोलिकुलर फोर्स कितने टाइप के होते हैं, अब हमें ये पढ़ना है। आप लोगों को ध्यान होगा, मैं वान डेर वाल फोर्स का बार बार नाम लेती हूँ, तो यहाँ पर हम वो सब पढ़ेंगे। तो बेटा 5 या 6 टाइप के होते हैं आपके इंटरमोलिकुलर फोर्स। सबसे पहली टाइप, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। पहली टाइप क्या है भाई? डाइपोल डाइपोल फोर्सेज, ठीक है। डाइपोल डाइपोल फोर्स का मीनिंग क्या है, 2 लाइन में करेंगे बस हम। डाइपोल डाइपोल फोर्स आता है बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल, बिटवीन 2 पोलर मॉलिक्यूल। बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है, बिटवीन 2 पोलर मॉलिक्यूल।
कोई एग्जाम्पल दोगे पोलर मॉलिक्यूल का आप में से कोई भी? जैसे हमने लिया HCl, HCl, HCl। आप सभी को पता है हाइड्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, पता है ना सभी को? H पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आएगा, Cl पे स्लाइड नेगेटिव, H पे स्लाइड पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव। ये बात सभी को पता है? बोलो बेटा। यस मैम। ठीक है, अब ये अलग अलग पोल है ना, ये अलग अलग डाइपोल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब क्या होगा, इसका तो नेगेटिव डाइपोल और इसका पॉजिटिव डाइपोल, इनके बीच में क्या आ जाएगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, यहाँ भी बीच में क्या आ गई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या नाम देते हैं? डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन। आई बात समझ में? बताओ भाई सभी। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, अब एक और एग्जांपल लिखती हूँ, HF, HF, HF। बताओ इसमें क्या होगा? यहां भी डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, H पे पॉजिटिव, F पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, F पे नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां भी क्या होगा? अट्रैक्शन होगी, नेगेटिव में पॉजिटिव में, नेगेटिव में पॉजिटिव में। क्या इसका नाम भी डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन होगा? क्या इसका नाम डाइपोल? यस मैम। कितने बच्चे कहते हो यस मैम? बोलो शाबाश, रेज योर हैंड। यहाँ पे डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन है। एक ही बच्चा हाथ नहीं उठा रहा। अच्छा, हर्षिता, अंकित, दीपेश, दीपक जो हाथ उठा रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। मैंने आपको टॉपिक करवा दिया पूरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, 3 दिन लगाए। ये डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन नहीं है। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों के साथ H बॉन्डिंग शो करता है। तो इस अट्रैक्शन का नाम डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन मत कर देना। ये कौन सी अट्रैक्शन है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ में आई? बोलो अब। यस मैम। यस मैम। पक्का? यस मैम। ठीक है, तो अब जो ये डाइपोल, डाइपोल फोर्स है ना, इसका एक और नाम होता है किसोम फोर्स, KEESOM, किसोम फोर्स। और इसी को बोलते हैं ओरिएंटेशन इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन इफेक्ट। ये 3 नाम है इसके डाइपोल, डाइपोल फोर्स के। एक तो किसोम फोर्स है और एक आपका ओरिएंटेशन इफेक्ट है। तो भाई मेरे ख्याल से पहली टाइप समझ में सभी को आ गई। डाइपोल, डाइपोल फोर्स किसमें होता है? बिटवीन 2 पोलर मॉलिक्यूल होता है। किसी को कोई डाउट है इसमें? बताओ भाई। नो मैम। रब कर दूं? यस मैम। कहाँ सो रहे हो सभी? चलिए अब नेक्स्ट, पहली टाइप आपकी होगी डाइपोल, डाइपोल फोर्स। अब सेकंड टाइप, आयन डाइपोल फोर्सेज। सेकंड टाइप क्या है बेटा? आयन डाइपोल फोर्सेज। तो ये भी बड़ा आसान है। आयन डाइपोल फोर्स किसके बीच में एग्जिस्ट करेगा? बिटवीन एन आयन। वो आयन कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी। बिटवीन एन आयन एंड ए पोलर मॉलिक्यूल। बिटवीन एन आयन एंड ए पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, बस आपको ये एक लाइन याद करनी है। आयन डाइपोल, डाइपोल मतलब पोलर कंपाउंड है, आयन मतलब आयन ही है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस में है? एक आयन के बीच में और एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। बात समझ में आई? बोलिए। यस। ठीक है। यस मैम। अब आगे एग्जांपल देखो। मान लो एग्जांपल लिया Na पॉजिटिव, ये तो एक आयन है, प्लस मैंने लिया वाटर। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है और Na प्लस एक कैटायन है। अब
क्या होगा देखिए, ये तो Na+ है। वाटर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है H2O। आपको पता है H और O में किसका डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? H पे होता है स्लाइट पॉजिटिव चार्ज और O पर स्लाइट होता है नेगेटिव चार्ज। ये आपको पता है सभी को। अब क्या होगा, Na पॉजिटिव के पास वाटर का कौन अट्रैक्ट होगा? O नेगेटिव। देखिए मैंने कुछ ऐसा कर दिया, OH2 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 OH2। अगर आप सभी देख पा रहे हो तो Na+ के पास वाटर का कौन सा आयन आ रहा है? नेगेटिव आयन। कौन सा आयन आ रहा है? नेगेटिव आयन। तो एक तो आयन था और एक आपका पोलर मॉलिक्यूल था। जो इन दोनों के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या नाम दोगे? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया बेटा? बोलो। हाँ भी बोलिए। यस मैम। तो जहां भी आपको एक आयन दिखे और एक पोलर मॉलिक्यूल दिखे तो वो आपका हो जाएगा आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयन डाइपोल फोर्सेज। ठीक है, अब इसके बाद एक और कर लेते हैं, थर्ड है हमारा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज या अट्रैक्शन। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल जहां है वो पोलर और जहां इंड्यूस्ड डाइपोल आ गया वो नॉन पोलर। तो ये अट्रैक्शन है बिटवीन आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बेटा ये अट्रैक्शन किस किस के बीच में है? आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में है। बात समझ में आई? जहां पर सिर्फ डाइपोल होगा उसे पोलर कर देना और जहां पे इंड्यूस्ड डाइपोल आएगा उसको नॉन पोलर कर देना। तो ये अट्रैक्शन होती है एक आयन के बीच में और एक नॉन पोलर के बीच में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने एक आयन ले लिया, सपोज दैट NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन। ठीक है, ओके। साथ में मैंने यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लिया I2। I2 को खोल के यूं लिखूंगी, आयोडीन को I एंड I। दोनों एटम सेम है तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो बताओ क्या किसी पे कोई चार्ज आएगा पॉजिटिव नेगेटिव? आएगा भाई? नहीं आएगा। नो। लेकिन अब क्या है, सुनो बेटा, ये I2 था, I2 में बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, हो रहा था। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, इधर NO3 नेगेटिव है, नेगेटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होंगे? पॉजिटिव। तो सारे पॉजिटिव इस तरफ आना शुरू कर देंगे और सारे नेगेटिव उस तरफ भागना शुरू कर देंगे। मतलब ये समझा रही हूं मैं, पहले पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पूरे में बिखरा हुआ था, लेकिन अब एक साइड आगे पॉजिटिव और एक साइड आगे नेगेटिव। क्यों? नेगेटिव के साइड कौन अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव, और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो सारा पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आने लग गया, सारा नेगेटिव उस तरफ चला गया। कहने का मतलब ये है I2 में पहले कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन इस NO3 नेगेटिव की वजह से इस तरफ तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस तरफ नेगेटिव चार्ज चला गया। इसकी वजह से इसमें डाइपोल क्रिएट हो गया, डाइपोल इंड्यूस हो गया। इसने इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को भी पोलर बना दिया, इसकी वजह से इसका चार्ज सेपरेट हो गया। तो जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज। भाई पहले ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर था, I2 में कहीं कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं था, लेकिन इस आयन की वजह से ये भी पोलराइज हो गया, इसमें भी चार्ज का सेपरेशन हो गया। ये नेगेटिव आयन था तो इसकी तरफ सारे पॉजिटिव आ गए और इसकी इस साइड सारे क्या रह गए? नेगेटिव। अब